Good evening, all of you. Good evening, Ritika. Good evening, Pragati. Good evening, Supriya, Vaishnavi, Kamini. Good evening, Prachi. Good evening, Nikita, Aniket. Good evening, Purval. कल कहाँ थे बेटा निकेत? Am I audible all? Good evening, Saili. Good evening, दिशा. दिव्या बेटा कल थे आप? चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जो देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे बेटा कि हर चीज जो है इस डीएनए में लिखा हुआ है। ओके, सारी इंफॉर्मेशन जो है इस डीएनए पे है। ओके, तो उसी के साथ साथ कल का जो पोर्शन था, जो कुछ पार्ट किसी को शायद डाउट थे, आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे और क्लास में भी आप लोगों का जो डाउट था वो मैंने क्लियर किया होगा आप लोगों को। ओके ओके बेटा निकेत, अभी भी स्ट्रेंथ कम दिख रही है। स्ट्रेंथ कहाँ गई? कहाँ गए आपके साथ के साथी लोग, कहाँ गायब है? कल से ज्यादा स्ट्रेंथ कम है अभी। लिंक अभी आई, लिंक मैंने भेजा बेटा, मुझे मालूम नहीं था। अब यहाँ पे आप किसी ने इन्फॉर्म किए तो लिंक में पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जनरली मैम पोस्ट कर देती है, मैं ग्रुप देखता नहीं हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम फोन नहीं था, आज फोन था तो मैंने लिंक पोस्ट कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे सभी लोग आएंगे। कल बेटे शुभम कल थे आप? अच्छा, थोड़ा क्लास लेट छूटा, कोई बात नहीं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं आज का पोर्शन। तो देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पोर्शन स्टडी किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले, और उसी के साथ साथ फिर आगे का जो पोर्शन है हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को जो भी पोर्शन जो मैंने कल पढ़ाया था और उसमें कुछ लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे, जिसका मैंने आप लोगों को वॉइस मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे आपके डाउट क्लियर कराए थे। तो क्या सभी लोगों ने उस ऑडियो को ध्यान से सुने? ऑडियो प्रॉपर हो गया सभी लोगों का? वो एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक एक पार्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हूँ उस पार्ट में आप लोगों का। ओके, नेहा, प्रगति, रुतिका, साइली, प्रगति, ग्रेट। चलो बढ़िया। तेजस्विनी है कि क्लास में? तेजस्विनी का भी मैसेज आया हुआ था बेटा, क्लियर हुआ आपका? रुतिका और कोई कौन थे इनके बाद में? बेटा चैट में भी मैसेजेस दिख रहे थे मुझे आप लोगों के, शायद बीच में कुछ हिडन हो गए थे मैसेज, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था मैं, तो मैंने आप लोगों को वॉइस में एक एक पार्ट जो है वो क्लियर करवा दिया। ओके, चलो क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले किए। आज का जो आगे का सेशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग इवोल्यूशन का आगे का जो पोर्शन, ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है ये समझे थे, मीन हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। इसको समझने के लिए हमने क्या देखे थे बेटा? कुछ स्टोरीज, स्टोरीज की हेल्प से बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे थे, जो लाइफ के ओरिजिनेशन को और अर्थ के ओरिजिनेशन को बताता है। जो भी चेंजेस हुआ है फौना और फ्लोरा में, उस चीज का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए स्टार्स जो है कैसे आया, क्लाउड्स कैसे आए, मिल्की वे कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, ये सारा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे पास्ट के जो लेक्चर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है ये हमने समझे थे। ठीक, उसके बाद फाइनली गैलेक्सीज फॉर्म हुआ और सोलर सिस्टम कैसे बना ये हम लोगों ने देखे थे। और सोलर सिस्टम जब फॉर्म हुआ तो उसमें सन और सन के साथ ही साथ हमारा अर्थ भी उसमें फॉर्म हुआ,
और डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स जब फॉर्म हुए, तो इस तरह से अर्थ का जो ओरिजिनेशन जो हुआ है, ठीक है, मीन्स 20 बिलियन ईयर एगो जब एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था जिसको बिग बैंग नाम दिया है, तो 20 बिलियन ईयर ओल्ड के बाद 4.5 बिलियन ईयर बैक अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ। और अर्थ के फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने देखे थे कि आफ्टर 5 मिलियन ईयर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हुई। बट लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए क्या प्रमाण हमें मिले? ठीक, तो यहाँ पे मोल्टेन मासेस जो था गरम गरम लावा, उससे कुछ पहले तो केमिकल्स बने, और यहाँ पे हम लोगों ने ओपेरिन और हाल्डेन का थ्योरी देखे थे, जिसमें केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है, ये हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन तो पहले पढ़े, बट इसका हमारा जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे। तो इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी वाले एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे क्या देखे थे बेटा? सबसे पहले तो कुछ थेरीज देखे थे, जिसमें हम लोगों ने एक पेंसपेर्मिया थ्योरी देखे थे, जिसमें जो मेटेरॉइड्स जो होता है, ठीक है, इस तरह से मेटेरॉइड्स होते हैं जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं स्पोर्स। जब ये ब्लास्ट होता है तो स्पोर्स इस तरह से बाहर आते हैं, तो ये मेटेरॉइड्स कोई दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आया और स्पोर्स बाहर निकले और उससे लाइफ आई। इस थ्योरी को पेंसपेर्मिया थ्योरी कहते हैं, रिक्टर ने दिया है इसे। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कुछ इसी तरह से कंसेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है। अब नॉन लिविंग से लाइफ अपीयर हुई मींस जैसे कि मड जो होता है, ठीक है, जैसे मैंने वीट का ग्राम और वहां पे कीचड़ जो होता है जिससे फ्रॉग का डेवलपमेंट, या चूहे का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। लेकिन नॉन लिविंग जो थ्योरी जो है ये भी एक्सेप्टेड नहीं होती है, जिसमें पास्चर का एक्सपेरिमेंट हमने देखे, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो था उसी से एक न्यू लाइफ आई है। बट ये फिर भी ये नहीं बता रहा कि फर्स्ट लाइफ कैसे आया, बट ये यही बता रहा है कि पहले एक लाइफ थी उससे एक दूसरी लाइफ आई, तो ये बात भी सही है। इसके पहले वाली थ्योरी जो है नॉन लिविंग थिंग, वो बात भी सही है। उसके पहले जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो बात भी सही है। मतलब ये सारी चीजें एक सॉलिड फैक्ट को बता रहा है बेटा, इसलिए हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हजारों थ्योरी दी हुई है, बट सारी थ्योरीज हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ सॉलिड फैक्ट है, कोई प्रूफ तो नहीं दिया लेकिन फैक्ट बेसिस थ्योरीज हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आए थे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे बताओ? रिस्पॉन्स करेंगे, केमिकल इवोल्यूशन पढ़े थे, जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर, यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके आज बताया ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी को, वो हमने देखे थे। फिर जब मेटेरॉइड का एनालिसिस होता है तो यहाँ पे जैसे कि जो शुगर फॉर्म हुआ, जो एमाइनो एसिड, जो नाइट्रोजनस बेस, जो पिगमेंट, जो फैट, ये सिर्फ बेटा हमारे अर्थ पे ही ऐसा नहीं हुआ है, ये आप अलग अलग प्लानेट पे जहाँ पे भी जो हमारे यदि हम देखें सोलर सिस्टम जो फॉर्म हुआ है, तो सभी जगह पे जैसे जो मेटेरॉइड्स जो है उसका जब केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस किया गया तो उसमें भी सेम केमिकल कंपोजिशंस देखने को मिले हैं। मतलब जो घटना घटित हुई है वो सिर्फ हमारे अर्थ पर ही नहीं है, वो अलग अलग प्लानेट पर भी कुछ इसी तरह से हुआ है, इस तरह का कुछ एविडेंस जो है मिले हैं। ठीक, फिर आप मानो या फिर नहीं मानो लेकिन केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, ये इस बात का प्रूफ है। आज तक के हम लोगों को ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि बेटा पहला रेप्लिकेशन करने वाला कैप्सूल जो है वो कैसे बना होगा, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या चेंजेस आए, बट बना बेटा। और उसी से सबसे पहले एक नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ पे यही बात जो है बताई जा रही है। ठीक है, और नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जिसमें जो सबसे पहले मॉलिक्यूल जो बने आरएनए, प्रोटीन, और उसके बाद जो था पॉलीसेकेराइड्स बना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखे कि लाइफ जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ, कब ओरिजिनेट हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी 2000 मिलियन ईयर एगो जो है एक सिंगल सेल, जिसको क्या कहा है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, ये फॉर्म हुआ होगा। समझे? तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट जो है बताए गए हैं। बेटा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बेटा, माना हो, कोई बात नहीं। यार स्ट्रेंथ कम क्यों हुई मेरे, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी भी 44 स्टूडेंट ही दिख रहे हैं, कहाँ गए बेटा बाकी लोग? हाँ बीच में ब्रेक हुआ था, अभी ठीक है।
कौन सा बेटा क्लास किस चीज को लेके बोल रहे हो आप? नहीं बेटा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ओपनिंग को लेके अपडेट कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज आप दिल्ली की कंडीशन तो देख ही रहे हो कितना क्रिटिकल है। फिर से लॉकडाउन की कंडीशन आ गई वहां तो। ठीक है, ऑनलाइन में मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अभी तो आप लोग हैबिचुअल हो गए होंगे यार, अभी तो इतना हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हर चीज तो भूल जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन, बस अपने को बेस्ड स्टडी करना ही है, सोचो। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे क्या चीज, जो थेरीज, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, जिसमें अगेन एक और थेरी थी बेटा, जिसे थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहते हैं। अब ये जो स्पेशल क्रिएशन का जो थ्योरी है, यदि हम देखें तो इसमें इसके कुछ 3 पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं। इसमें ये कहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं, जो भी स्पीसीज कह लो या जो भी टाइप्स कह लो, वो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मतलब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या बोलती है, ऐसा नहीं हुआ है कि कोई नॉन लिविंग थिंग थी, कोई केमिकल आपस में जुड़े, उसके बाद एक सेल बना और उससे एक लाइफ बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहता है। ये थ्योरी ये बताता है कि ये जो क्रिएशन जो है आज जैसा है पहले भी ऐसा ही था, कोई सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म नहीं आया। गॉड ने एक आशीर्वाद दिया, एक चमत्कार किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और डायरेक्टली एक जीता जागता इंसान जैसे आप दिख रहे हो वैसा बन गया। कोई यदि इंसेक्ट बने तो वो इंसेक्ट पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही थे, कोई उसमें चेंजेस नहीं आया। तो बट डायरेक्टली एक चमत्कार हुआ है और क्रिएशन हो गया। तो हमेशा जो है क्रिएशन जो है वो जैसा फ्यूचर में है वैसा ही आज है, ये यहाँ पे बताया है। और लाइफ अर्थ पे जो आई है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, तो यहाँ पे क्या चीज, अर्थ जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत ओल्ड नहीं है, ओनली 4000 ईयर ओल्ड है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर यहाँ पे अर्थ का ओरिजिनेशन और अर्थ की लाइफ तो सिर्फ 4000 बताइए, तो क्या ये सही है क्या? तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कही है। तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो? फिर यहाँ पे देखिए यही बात जो है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। 19वीं सेंचुरी तक के साइंटिस्ट लोगों को बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि क्या हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आए हमारे कौन, ग्रेट साइंटिस्ट, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने लोगों के कंफ्यूजन को ही चुटकी में दूर कर दिए। कैसे दूर किए? तो यहाँ पे देखिए जो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे जो आए, उन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है, क्या चीज, जो भी वहां पे कंसेप्ट दिए, तो जो भी लाइफ फॉर्म आया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उसकी कुछ सिमिलरिटीज थी और कुछ डिसिमिलरिटीज थी। तो सिमिलरिटीज को शेयर किए और उसी के साथ साथ उन्होंने देखे कि जो मिलियन ऑफ ईयर एगो जो लाइफ आया है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, तो उसके साथ उसकी क्या सिमिलरिटीज लगती है, ठीक है। लाइफ फॉर्म जो है जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए जो एक्सटेंशन हुआ है डिफरेंट लाइफ फॉर्म का, वो एक दिन में नहीं हुआ है। लाइफ जो अरेज हुई है, जिसको हम डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी हम देखें, तो हमको स्टेप बाय स्टेप उसका मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मतलब एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो है, एक चेंजेस हमें बदलते हुए हमेशा होते जा रहा है, और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वहां पे आ रही है। ये हमारे चार्ल्स डार्विन ने बताया। तो कोई भी पॉपुलेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन, तो उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा बदल रहे हैं, उसमें वेरिएशंस आ रहा है। वेरिएशंस आ रहा है तभी चेंजेस हो रहा है, मींस हमेशा एक इवोल्यूशन हो रहा है। इस तरह से एक सिंपल लाइफ से आज एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस हुआ है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, हमें ये पता चला। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट पेज के लास्ट लाइन में बेटा कलर्स यही दिया है कि जैसे कि जो एग्जिस्टेंस है लाइफ का, या फिर कुछ लाइफ फॉर्म जैसे फॉसिल्स की हम बात करते हैं, जो एग्जिस्ट में नहीं भी है, तो हम उसमें जो सिमिलरिटीज देख रहे हैं, तो उससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि एक सिंपल लाइफ फॉर्म थी पहले, और उससे एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म आया है, ये वहां पे बताया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बेटा जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं,
सपोज पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ पॉपुलेशंस है और ये जो पॉपुलेशंस यहाँ पे सरवाइव कर रही है, ठीक है, या फिर ये जो पॉपुलेशंस है और यहाँ पर भी एक पॉपुलेशंस है, ठीक, कुछ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और इसमें बेटर एडाप्टेड जो हो रहा है उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, फूड कंडीशन हो या कोई भी फिजिकल फैक्टर्स है, ठीक है। इसमें जो नेचुरल कंडीशन जो आएगी तो उसमें जो भी स्पीसीज, जो भी पॉपुलेशन बेटर सरवाइव कर पाएगी, इस कंडीशन को जो टॉलरेट कर पाएगी वही लाइफ में आगे बढ़ेगी, वही अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेंगी, अदरवाइज दूसरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो भी नेचुरल कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे फिटनेस का मतलब ये नहीं बेटा कि बढ़िया अच्छी बॉडी बना ली, मसल्स बना ली, बाइसेप ट्राइसेप, ये इसका डार्विन का कहना फिटनेस को लेकर ये वाला नहीं है बेटा। फिटनेस मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो सरवाइव कर रही है, अपनी नंबर ऑफ प्रोजेनिस को बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑप्शंस को बढ़ा पा रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटर फिट जो है बेटा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचर उसी को सिलेक्ट कर रहा है और वही अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी जो है अदर के कंपैरिजन में बना पा रहा है। जो नहीं कर रहा है सरवाइव तो वो चला जाएगा और जो अपने आप को उसने अडॉप्ट किया वो उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा और वही सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहा बेटा, नेचुरल सिलेक्शन से ही बेटा इवोल्यूशन का मैकेनिज्म हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वही इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये तो बेटा हमें डार्विन ने इस बात को कहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो अल्फ्रेड वॉलेक है, ठीक, डार्विन ने तो गैलापागोस आइलैंड जो है आइलैंड वहां पे वर्क किया, वॉलेक जो है उन्होंने मलय आर्कीपेलागो यहाँ पे सेम बेटा सिमिलर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दिया, ठीक है। और दोनों भी बेटा जो मोटिवेट हुए थे, कौन सा साइंटिस्ट था, थॉमस मेल्थस, याद है, पॉपुलेशन का जो एक ऐसे था उस पर ये इंस्पायर होके जो इन्होंने वर्क किए, तो उन्होंने सेम कंडीशन रिकॉग्नाइज किए कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म आया है उसमें कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है जो उसके कॉमन एंसेस्टर्स से ही आई है। मतलब एक सिंपल लाइफ फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का आना और उसमें इवोल्यूशन का होना, ये इस बात का प्रमाण है कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। ओके, हमारे एनसीईआरटी के इस स्टेटमेंट में यही पार्ट जो है ये समझाया है, ठीक। अब ये पार्ट को देखिए, एनसीईआरटी ने कुछ छोटी सी लाइन जो है सारे इसको कह करके खत्म कर दिया। अब देखो इसमें मैंने आप लोगों को सिंपल जो डार्विन है, डार्विन का ये पार्ट रिप्रोडक्शन वाला, प्रोडेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ये बताया, उसने यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात कही है, फिजिकल फैक्टर जिसमें मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज बताया, ग्रोथ रेट जो है वो बहुत फास्ट हो रहा है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिर इसी में स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको, इसी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद आ रहा होगा आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ। कल्याणी बेटा कल कहाँ थे आप? ओके, 2000 ईयर पहले जो है बेटा लाइफ की यदि हम बात करें तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बेसिस पे है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं कल्याणी। ईश्वरी आई क्या? कल आप दोनों भी नहीं थे, दोनों ने प्लानिंग किए थे बेटा कि कल क्लास नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, इतने से पार्ट को एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं समझाया, इसका एक्चुअली जो मेन कंक्लूजन है मैंने आपको डिटेल में समझाया हूं, एक बार उस वीडियो को देख के फिर से ये पढ़ना, आपको एक एक चीज समझेगी। फिर भी मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया क्या क्या है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो किस चीज को कहना चाह रहा है, नेचुरल कंडीशंस क्या आ रही है, उसको यदि कोई बेटर फिट रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है तो ही अपनी वो प्रोजेनी को बढ़ा पाएगा, जिसमें डार्विन ने फिंच का एक एग्जाम्पल लिया और उसको लेकर के बहुत अच्छी तरह से समझाया। सेम एक्सप्लेनेशन जो है मलय आर्चिपेगो में वालेक जो है, वालेस वालेक, इन्होंने दिया और इन्होंने भी यही बताया कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो है
वो उसमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, और वो अपने कॉमन एंसेस्टर्स जो है उसका ही जो है उसमें चेंजेस हुआ, सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म वहां पे आ रहा है। और इस तरह से हम अर्थ पे जब देखें, इपोक मैंने आपको पढ़ाया, पीरियड मैंने आपको पढ़ाया हूँ बेटा, और एरा भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ। टोटल 6 एरा होते हैं, जिसमें हमने 4 एरा पढ़े, उसके हमने पीरियड्स पढ़े, और उसमें लास्ट वाला जो उसमें हमने इपोक पढ़े। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम लोगों ने सारी चीजें जो है वो हमने देखी, जिसके क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक, फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब हम अर्थ की देखते हैं तो वो क्लोजली कोरिलेटेड है किसके साथ बेटा? बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से, समझे? और तब जाके ही वहां पे हम फाइनल इस कंक्लूजन तक के पहुंचे कि अर्थ जो है वो बहुत ओल्ड है, वो 1000 ईयर नहीं बनी है बेटा, वो बिलियन ईयर ओल्ड अर्थ आई है, और लाइफ भी जो है आज और कल की बात नहीं है। इस तरह से हम इस कंक्लूजन तक के पहुंचते हैं। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट डार्विन से रिलेटेड जो कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे समझे। अब नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर द एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन। अब डार्विन ने अपनी बात तो कह ली, केमिकल इवोल्यूशन हमने देखे, और केमिकल इवोल्यूशन में हमने ये समझ लिए कि केमिकल्स टकराए होंगे, जुड़े होंगे, और उससे पहला सेल और उससे आज कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो है अर्थ में आ गया। डार्विन ने भी यही बोला कि जब ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म अर्थ में जो बना है, तो सिंपल लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ जो है, छोटी छोटी जो सेल्स बनी होंगी, इनके बीच में बहुत फाइटिंग हुई होंगी, स्ट्रगल हुआ होगा, और उसके बाद जो जीता हुआ सिकंदर, मतलब जो अपने आप को बेस्ट बना पाया नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, और नेचर ने आज उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया। बट इसके क्या एविडेंस है बताओ? ऐसे साइंस थोड़ी मानेगा, तो इसके एविडेंस भी हमें चाहिए। तो एविडेंस की यदि हम बात करें तो अब हम एविडेंस पे आते हैं। तो व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो एविडेंस की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो यहां पे सबसे बड़ा और अच्छा एविडेंस जो हमें मिलता है वो फॉसिल से मिलता है। एम्ब्रियोलॉजी हम लोगों ने देखे, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी हमने देखे। तो सबसे पहले पैलेंटोलॉजी को समझते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मींस लाइफ फॉर्म जो हुआ है हमारे अर्थ पे, ठीक है, वो आज का नहीं है बेटा, बहुत पुराना है, कई समय पहले से आया हुआ है। फॉसिल्स का जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है फॉसिल्स क्या बेटा? रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म जो हमारे रॉक पे है। रॉक जो है बेटा ये फॉर्म हुआ है सेडिमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो इंडिकेट करता है उसका अरेंजमेंट, उसका सेडिमेंट एक के ऊपर एक जो किस तरह से हुआ है, एक लॉन्ग हिस्ट्री जो है अर्थ की, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे नहीं समझेगा, एक स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है। ये देखो बेटा, ये फॉसिल से आप यहाँ देख रहे हो, और इस तरह से देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो चट्टाने हैं, ऐसी इसकी लेयर बनती गई, और ये लेयर बनती गई तो जो फॉसिल्स जितना पुराना रहेगा वो उतना सिंपल लाइफ फॉर्म मिलेगी, और जो फॉसिल्स जितना जो है क्या कह सकते हैं लेटेस्ट रहेगा वो उतना कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो इसकी ये लेयर है, इससे हम एज पता कर सकते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक है जहां पे हमको रिमेन्स मिलते हैं, हार्ड पार्ट जो पहले के प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है। इससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि लाइफ जो है वो कैसे आया है। तो यहाँ पे यही चीज जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एज जो है बेटा रॉक की, उसके सेडिमेंट कंटेंट जो होता है फॉसिल्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और इसके फाइंडिंग की हेल्प से ही हमें यहाँ पे सारी चीजें समझ में आती है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिसमें मैंने आप लोगों को मिसिंग लिंक पढ़ाया था, आपको याद होगा क्या होता है बेटा मिसिंग लिंक, और इसका एक एग्जांपल देखे थे हमने। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, रिस्पॉन्स करो। मैं वॉइस में भी एक्सेस दे देता हूं आज आप लोगों को, चाहो तो आप वॉइस में अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। तेजस्विनी श्रुतिका का आंसर आया है, बाकी लोग कलश का आंसर आया है, साहिल का आंसर आया, कनेक्टिंग लिंक बेटा बट आज एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, आर्क्योप्टेरिक्स एक एग्जांपल देखे थे, किसका कनेक्टिंग लिंक था ये, किसका मिसिंग लिंक है? यार दिवाली के बाद ना यार आप में एनर्जी ज्यादा दिखनी चाहिए थी,
लगता है दिवाली वेकेशन देके सब गड़बड़ हो गया। चलो आप लोगों को मैंने टेस्ट शेड्यूल बताया था, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या आप लोगों ने रिवीजन किए? हैंड रेस करेंगे और चैट में भी रिस्पॉन्स करेंगे। क्या आप लोगों ने रिवीजन किए जितना मैंने बताया था, या फिर दिवाली में फुल एंजॉय किए और पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, ऐसा हुआ है? तेजस्विनी, टीसा, बस दो ही लोगों के आंसर आए। यार दिवाली के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो मुझे डाउन होते हुए दिख रहा है। क्या हुआ बेटा? किसी ने डिमोटिवेट तो नहीं कर दिया आप लोगों को? अनिकेत रिवाइज किया है, कल्याणी ने रिवीजन की, थोड़ा बाकी है, चलो ठीक है। तेजस्विनी जो हार्ड चैप्टर थे वो रिवाइज किए। चलो अपना अपना रिस्पॉन्स दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। बातें करो, मैंने तो वॉइस में भी एक्सेस दिया हूँ, चैट में भी एक्सेस दिया हूँ। आधा बाकी है। डिम्पल, मानो कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, बार बार नहीं हुई है। साहिल, ओके। थोड़ा बाकी है। प्रगति, लियांशु, डिमोटिवेट नहीं हुए, ओके। यार एनर्जी लेवल बिल्कुल क्विक चाहिए, फास्ट चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं इतना गैप आ गया तो जूम में चैट भेजना पड़ता है, भूल गए हो आप? बाकी है। गामिनी, प्राची, आधा बाकी है। संचाली, थोड़ा बाकी है। हर्ष, थोड़ा बाकी है, ओके। चलो, जितना टारगेट सेट किया था उतना नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं बेटा, टारगेट तो बड़ा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना टारगेट बनाया पूरा नहीं हुआ, डोंट वरी, टेंशन ना लो, उसी की वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो आप लगता। कोई बात नहीं ना, टारगेट तो बनाए, पढ़े तो, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम भागे तो। आर्यन बेटा रिज्वाइन करो, आपको यदि आवाज नहीं आ रही होंगी मेरी तो। नेटवर्क प्रॉब्लम है? रिज्वाइन करके देखो, फोन को रिस्टार्ट करो बेटा, स्विच ऑफ करके ऑन करो, क्योंकि हो सकता है दूसरा ऐप जो है नेट यूज कर रहा होगा। और देखो आपका नेट सिर्फ जूम मीटिंग पे ही यूज होना चाहिए, कोई वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह या अदर एक्सेस हो रहा होगा तो उसको बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल में दे रहा हूं आपको। टेस्ट शेड्यूल जो है बेटा आपका रिवीजन शेड्यूल रहेगा। क्या आज दे दूं? कल का संडे है वैसे तो। डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, उसके ऊपर बता दूंगा मैं क्या करना है। पर्सनल कॉल कर लो यार कल, बाकी लोगों का डाउट नहीं है, मैं बता दूंगा। थॉट प्रोसेस मैंने बताया था, जिन लोगों ने मेरा पहले का ऑफलाइन क्लास अटेंड की है, थॉट प्रोसेस उसमें पता है। ठीक, मैं ऑनलाइन में तो थॉट प्रोसेस नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी पर्सनली समझा दूंगा मैं। मंडे से चालू करते हैं, हाँ बेटा मंडे से चालू करते हैं। कल आपके पास संडे है, जितना भी आपको स्टडी करना है कर लो। संडे के बाद एक 11th फुल सिलेबस, एक 12th फुल सिलेबस। ठीक है, ये दोनों के लिए रेडी रहेंगे। तीसरा सेल बायोलॉजी, ये रेडी रखोगे आप। सेल बायोलॉजी के बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ये रेडी रखोगे। 1 2 3 4, 4 सेट पेपर रेडी है आपके लिए, हर एक एक दिन रहेगा। डीडीएस का हमारा जो लिंक मिलता है वहां पर ही आपका टेस्ट होगा, जिसके थ्रू आपका जो स्कोर रिपोर्ट है वो भी मेंटेन रहेंगी। और पेरेंट्स मीटिंग में ये आप लोगों को स्कोर रिपोर्ट शेयर किया जाएगा। समझ में आ गया? ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात ही नहीं किया अभी मैंने यहाँ पर, इसलिए सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी पे खत्म कर दिया। ये लिखा हुआ है बेटा, 11th फुल सिलेबस, 12th फुल सिलेबस, इकोलॉजी छोड़ दो उसमें, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, दो दो पेपर रहेंगे बेटा हर इसके, दो दो टेस्ट। मंडे से चालू हो रहा है बेटा पल्लवी। मैंने पहले कहा था दिवाली के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों के डाउट थे वो लोग बेटा दिवाली वेकेशंस पे मेरे साथ कनेक्ट थे, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने क्लियर की है। अलग से पर्सनल मैंने क्लास ले लेके उन लोगों को समझाया हूँ एक एक चीज, जिसका जो भी प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ ये सब मैंने आप लोगों को दिवाली के पहले ऑलरेडी समझा चुका था। अब 11th फुल सिलेबस तो देना ही पड़ेगा। अब जिसका ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा यूट्यूब पर, डे बाय डे लिंक मिलता है, आपके टेलीग्राम पे पोस्ट होता है, वहां पे जाइए और देखिए।
11th के कुछ चैप्टर अंबाजरी में नहीं हुए हैं बेटा, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ नहीं हुआ है, ये किसी एक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम है, बट एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। कई स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जिन लोगों ने फुल सिलेबस की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आपको उनके साथ कॉम्पिटिट करना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही डार्विन का एक एग्जाम्पल बताया, दिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्या कहा है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये फिटनेस जो है ये ऐसी ही नहीं आएंगी, ये फिटनेस चाहे वो क्लाइमेट की कंडीशन रहे, फूड हो या कोई फिजिकल फैक्टर हो, इसमें ये आपकी नेचुरल कंडीशन है, इसमें अपने आप को सर्वाइव करना है बेटर और आगे बढ़ना है, तो आपको ये चीज जो है बहुत जरूरी है बेटा। ये डार्विन बोल रहे हैं हमको, एनसीईआरटी का बेटा इवोल्यूशन से आप लोगों को यही चीजें सीखने को मिलती है। यदि आप अभी इस पार्ट को नहीं सीख पाए तो लाइफ में फिर कब सीखोगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है, एक बात याद रखो, ये चेंज आपको अपने आप में लाना बहुत जरूरी है। यदि आप ये चेंज नहीं लाते हो तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगी, समझे। हर चीज के लिए आप एक्सेप्ट करो, जो है सो है, जो ये है वही हमारे लिए बेस्ट है, और बस अपना स्टडी बेस्ट करो, लाइफ में आगे जाओगे। क्योंकि कंपटीशन आपका अपने आप से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे इंडिया से है, जिस लेवल के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, और ये हर जगह हर फील्ड में आएगा, सिर्फ नीट में ही नहीं रहेगा, समझे। चलो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, मंडे को मैं आपका टेस्ट नहीं रखता हूं, ट्यूसडे के बाद कोई भी दिन मैं आप लोगों का टेस्ट रख लूंगा, रेडी। और जो हमारा डेली शेड्यूल जो होता है ना बेटा, जो डेली जो टेस्ट होता है हमारा, जो 720 मार्क्स का होता है, उस 720 मार्क्स वाले पेपर में भी बायोलॉजी का बेटा मैं कोई ना कोई पोर्शन आपको दूंगा, तो यही सिलेबस रहेगा आपका। हर इसके दो दो टेस्ट रहेंगे, और उसके बीच में कोई 720 वाला टेस्ट भी आता है, तो उसके साथ बेटा फुल सिलेबस 11, फुल सिलेबस 12, सेल बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी कोई भी आ सकता है। इसके बाद अगेन एक और मैं आपको दूंगा, जिसमें हमारा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के 3 चैप्टर आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेंडेलियन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये भी एक रहेगा, एक पार्ट ये भी ऐड कर लो आप। ऐसे मैंने 5 ग्रुप का टेस्ट पेपर आपको बना के दे दिया हूं बेटा। कलश मेरे साथ कोई भी वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है मेरे साइड से, मानो मैंने सारी चीजें बता दिया, टेस्ट का शेड्यूल आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया होगा। एक बार फिर से बताऊं, टेस्ट 1 11 फुल सिलेबस जिसके 2 पेपर रहेंगे, टेस्ट 2 12 फुल सिलेबस, टेस्ट 3 सेल बायोलॉजी, हर इसके 2 2 पेपर रहेंगे बेटा, टेस्ट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, टेस्ट 5 जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर, अभी हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेंडल, ये तीनों, टेस्ट 6 टोटल जूलॉजी, टेस्ट 7 टोटल बॉटनी, समझे। जूलॉजी के नाम पे एक अलग टेस्ट होगा और बॉटनी के नाम पे अलग होगा, फिर जूलॉजी 11 12 दोनों आ जाता है, और बॉटनी 11 12 दोनों आ जाता है। क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पर, देखो। मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाया हूँ उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वो पढ़ो। उसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो आप मुझसे पूछो, मैं हूँ यहाँ पर, समझे। और थोड़ा सा अपने तरफ से भी बेस्ट से बेस्ट स्टडी करो, ठीक।
मैं ये कर सकता हूँ कि 11 फुल सिलेबस को लास्ट में कर देता हूँ, ये टेस्ट 1 को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे? टेस्ट 7 में, फिर तो चलेगा। 12th फुल सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, तब तक के आपका ये 11 फुल सिलेबस जो है आपका तब तक के प्रिपेयर हो जाएगा, चलेगा ना? ठीक है, तो 11 फुल को हम लास्ट में रख लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन 12 फुल में इकोलॉजी पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है। इकोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन रखेंगे, बाकी सारे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को रेडी होना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे शेयर कर देना, मैंने ये जो बनाया हूं अभी, कोई भी ले लो बेटा और मुझे सेंड कर देना। गुड। और ये याद रखना है, इस वे में आप लोगों को स्टडी करना है। टेस्ट 1 को आप लास्ट कर लो और सीक्वेंस एज इट इज सिमिलर रहेगा। सबसे पहले 12th फुल दे दो। 12th फुल इसलिए क्योंकि 12th का आप करंट में अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो हर चीज अच्छी है, ठीक है। या फिर इसमें कुछ चेंजेस लाना है तो मैं अपने हिसाब से आपको चेंज करके दे दूंगा, बट आपको स्टडी तो सारी करनी है बेटा, ठीक है। चलो, तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। व्हाट आर एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की हम बात करें तो एविडेंस हमें जो मिला है बेटा, फॉसिल्स का स्टडी करके हमें बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी हमको एविडेंस जो मिले पर्टिकुलर सेडिमेंट में, तो उसमें से कुछ बेटा सिमिलर बेटा, और कुछ जो है जो भी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे डायनासोर की हम बात करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइफ फॉर्म आया, या पहले के हम लाइफ फॉर्म की बात करें तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी की जस्ट बाद आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है डायनासोर और क्रोकोडाइल वाला। तो ये क्रोकोडाइल भी बेटा डायनासोर का ही वंशज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, किधर गया, ये वाला जो डायग्राम है, तो इस पिक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किए हैं कि पहले तो देखो इसका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, और ये कॉमन एंसेस्टर से फिर यहाँ पे ब्रैकियोसोर्स बना, आर्कियोप्टेरिक्स बना, क्रोकोडाइल बना, ठीक है, टेराडोडॉन बना, ये सारे जो हैं। तो ये कैसे आए, अपने आप तो नहीं आ गए होंगे ना। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसमें हम लोगों ने जो स्टडी किए यहाँ पे फॉसिल्स का जो स्टडी किए, जिसने कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे बताया है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो इस तरह से हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि लाइफ फॉर्म जो है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। कुछ लाइफ फॉर्म जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। अब वो जो जितना भी आज यदि हम देखें जो डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं, हम अर्थ की हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो हमको एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बताती है। और इस एविडेंस को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। बट फॉसिल्स का हमको स्टडी करना है तो हम स्टडी कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेटा हमारे लिए एक बेस्ट मेथड है कार्बन डेटिंग टेक्निक या रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक, और भी कुछ मैंने यहाँ पे डेटिंग टेक्निक आप लोगों को बताया इसके डिटेल वाले एक्सप्लेनेशन में, आपको याद होगा। तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे बेस्ट स्टडी और फॉसिल्स का एज जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा आवाज बहुत धीरे आ रहा है क्या? सभी लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है बेटा? अभी देखेंगे, नहीं वॉइस क्लियर है यार। मैंने अपने माइक का बैटरी अभी 2 दिन पहले ही चेंज किया हूं, तो वॉइस धीरे आने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है। बाकी लोगों के साथ बेटा क्लियर है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, ईयरफोन हेडफोन का यूज करो ज्यादा प्रॉब्लम है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो किया है इवोल्यूशन का, ये प्रपोज्ड किया है, क्या नाम है बेटा साइंटिस्ट का, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बताया, क्या बताया बेटा, जितने भी जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है जिसमें ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं
उसमें कैरेक्टर्स कॉमन रहेंगे, लेकिन ये चीज एडल्ट में एब्सेंट होता है। जिसमें उसने एक एग्जांपल लिया, एम्ब्रियो जो है बेटा वर्टिब्रेट्स की हम बात करें, ये ह्यूमन, ठीक, तो ये क्या बेटा, इसमें जो वेस्टिजियल गिल स्लिट जो होती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश का और ह्यूमन के एम्ब्रियो में तो देखने को मिला, बट ये परसिस्ट किस में किया बेटा, फिश में किया, जो उसमें फंक्शनल है। लेकिन यही चीज एडल्ट वर्टिब्रेट में फंक्शनल है क्या, नहीं है। तो ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को सपोर्ट करता है अर्नेस्ट हैकल का कंसेप्ट। लेकिन बेटा यहाँ पे जो अर्नेस्ट वॉन बियर है, इन्होंने इसके इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो बोलता है ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होना रहता तो ये सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज में देखने को मिल रहा है, जो एडल्ट स्टेज में पास नहीं हो रहा। ये मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, बट कुछ स्टूडेंट को इसका प्रॉब्लम आया था, तो मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये मिट्टी से बेटा एक घड़ा भी बनता है, इस मिट्टी से एक खिलौना भी बनता है, इसी मिट्टी से अलग अलग टाइप के हम वहां पे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। उसी मिट्टी से ईट ईट भी बनती है और उसी से घर भी हम बना लेते हैं। बट ये मिट्टी से अलग अलग टाइप की चीजें बनी, समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी हो रहा है कि एक एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने, एम्ब्रियो पास हो रहा है क्या? एक एम्ब्रियो से फिश बनी, वही फिश आगे चल के फ्रॉग बन गई, वही फिश आगे चल के एम्फीबियन या रेप्टाइल बन गया, ऐसा नहीं हुआ ना। उस सभी के एम्ब्रियो में कॉमन पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास नहीं होता। समझे? तो इस तरह से वॉन बियर जो है, अर्नेस्ट वॉन बियर, उन्होंने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। बेटा स्क्रीन सभी लोगों को दिखाई दे रही है ना? हर्ष को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मैसेज आया मुझे। जो मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये कुछ भी ये दिख रहा है? दिख रहा है? हर्ष बेटा आपके पास नेटवर्क का इशू आ रहा है, देख लो एक बार। चलो, तो ये था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इसके पहले था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। कलश के पास वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोगों के पास भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं हो रहा। कलश बेटा बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है। आई थिंक आपके पास नेटवर्क का इशू आ रहा है, चेक करो एक बार, जगह चेंज करो, रिज्वाइन करो या फोन रिस्टार्ट करो। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ प्रॉब्लम यदि आ रहा है किसी के साथ बहुत ज्यादा, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अच्छी वॉइस में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बट सभी के लिए नहीं रहेंगी, ठीक है। ऑफिशियली जो है अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग सेंड करना, तो मैं पर्सनल किसी एक दो को शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में, जो कि हमको एक तो उसका सिमिलरिटीज और उसकी डिसिमिलरिटीज देखने को मिलती है। आज के जो ऑर्गेनिजम्स है उससे कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं, जो एग्जिस्टेड कई साल पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे समझ में आती हैं, जो इवोल्यूशन के एविडेंस को बताता है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे ज्यादा हो गया, कुछ सिमिलरिटीज जो हैं यदि हम देखें, किधर गया, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी जो है इस सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को क्या समझाना चाह रहा है। तो जो सिमिलरिटीज है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है किस चीज को बेटा, कॉमन एंसेस्ट्री को। पहली चीज कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल देखे थे, वेल, बैट, चीता, ठीक है, या फिर ह्यूमन की हम बात करें ऑल मैमल्स की, तो इसमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलते हैं किसमें, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, ठीक है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, सेम स्ट्रक्चर पैटर्न है, सभी में सेम रहता है, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेसिस की हम बात करें फोर लिम्स के, तो ये जो एनिमल्स है इसका जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया एडाप्टेशन की वजह से।
तो वो एक ही थे, वो यहां से ये अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो स्ट्रक्चर इस टाइप के जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। और इस टाइप का इवोल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। पढ़े हम लोगों ने ये, जो कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है। तो वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन हम देखे बेटा, तो ये अनदर एग्जांपल्स है, पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद और आगे आते हैं बेटा। अभी मैं एनसीईआरटी का जितना भी डिक्टेशन ले रहा हूं, बाद में आप लोग पढ़ना, और आपको जो पैराग्राफ और जो लाइन नहीं समझी उसको अंडरलाइन करके मुझे शेयर करना। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को एक एक पार्ट का मीनिंग समझाया मैंने विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वॉइस मैसेज, तो वो आप लोग हेल्प मिलेंगे आप लोगों को, और उसको सेव करके भी रख सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसे भूल सकते हो। तो उसको मैं मॉडिफाई तरीके से एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे से जो है छोटा सा एक वॉइस मैसेज बना के आपको शेयर कर दूंगा। इज इट ओके? पढ़िए आप एनसीईआरटी, और जो पार्ट पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझसे डाउट के फॉर्म में पूछिए, मैसेज कीजिए मुझे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बेटा प्लांट, प्लांट में हमने थॉर्न ऑफ टेंड्रिल्स दोनों का एग्जांपल देखे थे, बाउगेनिवेलिया और कुकुरबिटा। एग्जांपल ये डायग्राम में दिख रहा है बेटा, बाउगेनिवेलिया का थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स। ये भी होमोलॉजी को बता रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन देखिए बेटा, मतलब ये एक छोटी सी जो है ब्रांच है, लेकिन वो आगे चल के मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन जो है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स को यदि हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स जो होते हैं, ये होमोलॉजी को बता रहा है या एनालॉजी को बता रहा है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, ये एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है। ये एनाटॉमिकली जो है यदि हम देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट वही चीज, क्या चीज बेटा, एक तो फंक्शन सिमिलर रहेंगे, ओरिजिन उल्टा हो गया, ओरिजिन सिमिलर और स्ट्रक्चर सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट हो गया, ये एक पार्ट। दूसरा क्या है बेटा, फंक्शन सिमिलर है बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, ये दूसरा पार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन का स्टडी किए हुए है। बताओ, फंक्शन जब सिमिलर रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, और जब फंक्शन जब डिफरेंट रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लियर किया हूं। ओरिजिन सिमिलर है, फंक्शन सभी के बदल गए, डाइवर्ज हो गया, होमोलॉजी। ये सब अलग अलग जगह से आए, सबके काम एक हो गए, एनालॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। वेरी गुड, चलो आंसर मिल गए मुझे सभी के, ग्रेट। यही चीज मैंने आप लोगों को समझाया। अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये पैराग्राफ में कुछ डाउट होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड हमने देख लिए। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं, ये भी हमने देखे हैं, या फिर ट्रिक भी मैंने बताया था, एसी और एसडी। एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, और होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोगों ने इसके पहले भी ट्रिक में देखे हैं। ओके, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, या फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये जो है ये किस चीज को बता रहे बेटा? एनालॉजी को। ट्रिक मैंने इसके पहले आप लोगों को दिया हूं, यहाँ पे मैं ट्रिक का डिस्कशन नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं उसी पार्ट को समझा रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एग्जांपल्स तो समझने वाला पार्ट हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। सिमिलर एडेप्टेशन हमने देखे थे बेटा, फीचर्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, जो कि फंक्शंस को सेम रख रहा है। स्वीट पोटैटो जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये भी एक एग्जांपल है किस चीज का? एनालॉजी का। ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, एक पिक्चर्स, मेंस, चीता, वेल और बैट, इनके सभी के जो आप स्ट्रक्चर पैटर्न देखे, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेसिस, तो ये सारी चीजें आपको एक साथ एक जैसे सिमिलर दिख रही है, फंक्शन सभी के बदल गए हैं, ठीक है। आगे,
अब देखो बेटा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो ये वाला पार्ट समझेंगे अभी। अब देखो, इतने कंसेप्ट पे अब हम जब पहुंचे, तो पहली चीज तो सेम लाइन जो आर्ग्यूमेंट करे, सिमिलरिटी, प्रोटीन की बात कह लो या फिर जीन की कह लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, डीएनए कितने भी ऑर्गेनिजम्स में चले जाओ सेम होगा, जेनेटिक कोड सब में सेम होगा। तो ये इस बात का प्रूफ है, क्लू देता है बेटा कॉमन एंसेस्ट्री को। बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, बायोकेमिकल एविडेंस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। ये शेयर कर रहा है एंसेस्ट्री को, उसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज को, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कैसे वो कन्वर्जेंट हुए हैं, सारे कुछ अलग नहीं है, सारे एक ही जैसे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद ये वाला पार्ट भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मैन की यदि हम बात करें बेटा, तो उसने जो ब्रीड किया, मतलब सिलेक्ट किया प्लांट को या एनिमल को, और सिलेक्ट करके उसने एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स या फिर सिक्योरिटी के लिए उसने वहां पे उसको बनाया। कैसे किया? उसकी ब्रीडिंग की, एनिमल, ठीक है। या फिर क्रॉप की हम बात करें, तो उसने इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेके, जैसे एक डॉग की हम बात करें, जंगली डॉग या गली का जो डॉग है, भौंकने वाला कुत्ता, या फिर एक लैब्राडोर रेट्रीवर की आप बात कर लो, या जर्मन शेफर्ड की बात कर लो। जरूरी नहीं बेटा जो कार में, एसी कार में जो घूम रहा है वो डॉग कुछ अलग है, और ये जो गली का जो कुत्ता है वो कुछ अलग है। वो तो ब्रीड करके उसको ऐसा बनाया गया ना बेटा, अच्छा ब्रीड तैयार कर लिया, ठीक है। तो वो सेम ग्रुप से ही बिलोंग करता है। वो ऐसा नहीं कि एसी वाली कार में घूम रहा है तो टाइगर बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है तो ब्रीड वही, बट उसको वहां पे ब्रीड प्रोग्राम करा के एक मॉडिफाई करके वहां पे एक अच्छी ब्रीड तैयार कर ली है, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये कई सालों लगे, और उसमें एक नया क्रिएशन, न्यू ब्रीड जो है वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है। ये नेचर के थ्रू नहीं हुआ है, ह्यूमन ने किया है, बट कई मिलियन ईयर लगे, बट उसमें भी तो इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन का ये भी एक बहुत अच्छा प्रूफ देता है, समझे। यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है। और इसके बाद बेटा अब आते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शंस पे, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, जो कि मौत थे 1850 की बात है बेटा, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ऑब्जर्व किया है, इसको एक पिक्चर्स की हेल्प से हम समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। और थोड़ा सा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम डिफरेंस भी देखेंगे। देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले जो मौत है उसका जो स्पीसीज हुआ करता था, इसका साइंटिफिक नेम बिस्टन बेटुलेरिया है। और बाद में चल के ये जो था बेटा, जो मौत है बिस्टन बेटुलेरिया, आगे चल के बिस्टन कार्बोनेरिया आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो आप देखो बेटा, ये ट्री है, और इस ट्री ट्रंक पे एक लाइकेन ग्रो किया है, और ये जो लाइकेन यहाँ पे ग्रो किया हुआ है आप देख रहे हो, इस लाइकेन पे यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किया हूं यहाँ पर, ये दिख रहा है, यहाँ पे बेटा एक व्हाइट कलर का मौत है। आप अब मानो या ना मानो, आप बोलोगे ठीक है सर कहाँ दिख रहा है, बेटा है, बट हम नहीं पहचान पा रहे, तो प्रीडेटर भी नहीं पहचान पाएगा। और बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे व्हाइट कलर के जो मौत है बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे हुआ, तो लाइकेन जो ट्री ट्रंक पे ग्रो करता था, ये पॉल्यूशन होने की वजह से इसका डेथ हो गया, और ट्री ट्रंक कार्बन पार्टिकल जमा होने की वजह से ये ब्लैक कलर का हो गया। तो व्हाइट कलर के मौत इजीली दिख रहे हैं। क्या आप इसमें फाइंड कर पा रहे हो यहाँ पे ब्लैक कलर का मौत है? दिख रहा है? नहीं दिखाऊंगा किसी को तो देखो यहाँ पे अभी दिखेगा, ये वाला दिखा। तो ब्लैक कलर के मौत उस टाइम पे बहुत कम हुआ करते थे, व्हाइट कलर के ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि व्हाइट फील्ड पे ब्लैक कलर प्रीडेटर को जल्दी से दिखता था, उसको आके खा जाते थे। लेकिन अब ब्लैक कलर का मौत, यहाँ पे मौत दिख रहा है आपको इसमें, ये देखो अब दिखेगा। तो डार्क फील्ड होने की वजह से ब्लैक कलर के मौत बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये बढ़ गया, बट इसके नंबर खत्म हो गए। ये देखो, ये पिक्चर्स आपको दिख रही है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर, मौत का पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसा क्या हुआ है। ये देखो बेटा, इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा मौत है, बर्ड्स आके, प्रीडेटर आके, या एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे प्रीडेटर्स उसको किस तरह से खा जा रहा है। यही है बेटा हमारा नेचुरल सिलेक्शन, और यही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यही यहाँ पे बताया हुआ है, और यही चीज हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं,
तो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन जो है इवोल्यूशन, जो कि नेचुरल सिलेक्शन को बता रहा है, जो कि इंग्लैंड में फॉर्म हुआ। कलेक्शन ऑफ मॉथ जो थे बेटा 1850 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो ऑब्जर्व होते थे, व्हाइट विंग्स मॉथ जो थे, जो ट्री पे रहते थे, वो ज्यादा थे, और डार्क विंग्स वाले जो थे बहुत कम थे, मींस मेलेनाइज मॉथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो कलेक्शन से कुछ एरिया में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1920 में, ये 1850 की बात है बेटा, और 1920 में बेटा डार्क कलर विंग्स वाले मॉथ के नंबर ज्यादा हो गए, जबकि पहले व्हाइट कलर वाले ज्यादा थे। सेम एरिया की बात हो रही है, प्रोपोर्शनल जो हुआ इसका क्या हुआ, रिवर्स हो गया। रीजन क्या निकला इसका, तो रीजन यहाँ पे इसका यही था कि ये जो मौत यहाँ पे हुए, ठीक है, ये एनसीईआरटी ने भी बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का और उसके बाद का। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन जो हमें मिला, ठीक है, ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा आज का, और इसी पार्ट के इस एग्जाम्पल से आगे का लेक्चर जो मैं कंटिन्यू करूंगा। आज आप एनसीईआरटी वाला एक्सप्लेनेशन देख लो, और यही वाला एक्सप्लेनेशन जो मैं बेटा बोर्ड प्रेजेंटेशन में करूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके काम का नहीं है, ठीक है। लगता है बाकी लोगों का इवोल्यूशन पढ़ के हो गया है। देखते हैं, मैं इवोल्यूशन का एक टेस्ट लेता हूं, कितने स्टूडेंट जो है 360 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आज की क्लास में नहीं है वो इवोल्यूशन के चैप्टर में 360 लाना चाहिए बायो में, नहीं ला पा रहे हैं मींस उनको गलतफहमी हो गई है कि हमारा सब हो गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन था, जो प्रीडेटर्स था, प्रीडेटर्स ने क्या किया बेटा, उस मौत को, मतलब वो जो बैकग्राउंड था उस पर उसने पहचाना, ठीक है। पहले व्हाइट को नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए व्हाइट के नंबर ज्यादा थे। बाद में व्हाइट को ही पहचान पा रहा है, इसलिए व्हाइट के नंबर क्या हुए, कम हो गए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से स्मोक हुआ, जो धुआं निकला, ठीक है, उसकी वजह से लाइकेन का डेथ हो गया। व्हाइट विंग्स मॉथ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि प्रीडेटर्स उसको आके खा जा रहा था। बट डार्क विंग्स जो है मेलेनाइज मॉथ, जो सरवाइव कर पाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो था ऐसा नहीं था। तो व्हाइट कलर मॉथ जो है, दोनों की बात करें, लाइकेन जो है बेटा, लाइकेन ने जब ट्री को कवर किया, लेकिन उसकी वजह से जो बैकग्राउंड था व्हाइट था, और व्हाइट विंग्स जो है बेटा वो सरवाइव हो रहे थे। समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? और डार्क कलर मौत जो है वो पिक कर लिए जा रहे थे प्रीडेटर्स के थ्रू। आपको एक और चीज मालूम है बेटा, लाइकेन जो है बेटा हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन, पोल्यूटेड सिटी होती है, वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करता। तो यहाँ पे बेटा लाइकेन ग्रो कर रहा था, बाद में लाइकेन ही नहीं बचा, और लाइकेन की वजह से मौत जो है बच रहे थे। समझे? तो एक स्पीसीज जब खत्म होंगी तो उसके साथ साथ दूसरी स्पीसीज भी खत्म होते जाएंगी, ऐसा इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। इसका कुछ रिलेशन इकोलॉजी से भी है, तो वहां पर हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है ना क्या समझाया मैंने यहाँ पर? क्लियर हुआ बेटा? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? आज ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जो पार्ट एनसीईआरटी का नहीं समझा उसको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना, मार्क करना, मुझे टेक्स्ट करना फोटो लेकर के कि सर ये वाला पार्ट फिर से समझाए। उसका मैं वॉइस मैसेज बनाऊंगा और आप लोगों को लास्ट टाइम की जैसे प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उस रिकॉर्डिंग को सेव रखना, आगे आने वाले टाइम पे आपको सारी हेल्प मिलेगी। बेटा ट्यूसडे के बाद आप लोगों का टेस्ट रहेगा, आप टेस्ट को लेके लगता है बहुत डर गए हो, ठीक है। मैं आपको ट्यूसडे को ही शेड्यूल दे दूंगा, और ट्यूसडे के बाद आपका टेस्ट रहेगा। मे बी वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या हर दिन हो सकता है, या हर एक दिन छोड़ के भी हो सकता है। टोटल शेड्यूल टेस्ट का मैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे पोस्ट करवा दूंगा अश्विनी मैम के थ्रू। ऑफिशियल रहेगा बेटा, वो मेरे तरफ से पर्सनल नहीं रहेगा। और बाकी जो लोग आज क्लास में नहीं है, आप लोग उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, तो वो लोग भी रेडी रहेंगे। और जो लोग एब्सेंट रहते हैं टेस्ट में, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जिसके स्कोर कम आते हैं उसके पेरेंट्स से बात की जाएगी ऑफिशियली। तो ये बात का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके लिए मैं अपने तरफ से आपको फैसिलिटी दे सकता हूं। आपको टाइम चाहिए, आपको आपके अकॉर्डिंग चैप्टर्स चाहिए, तो वो मैं वहां पे अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब बात यह आएगी कि हर एक एक के हिसाब से नहीं चलेगा, नहीं तो
एक स्टूडेंट बोलेगा चैप्टर 1, एक बोलेगा चैप्टर 2, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी बेस्ट फैसिलिटी के हिसाब से मैं टेस्ट शेड्यूल प्लान करूंगा, जिसमें आपको एकदम से बर्डन भी ना आए। ठीक है, पहले फुल सिलेबस की जगह चैप्टर वाइज रख सकता हूं मैं, और उसके बाद फिर फुल सिलेबस। चैप्टर वाइज मतलब यूनिट वाइज, पहले यूनिट वाइज हो जाएगा और फिर फुल सिलेबस हो जाएगा, तो उसमें आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और स्कोरिंग भी अच्छे आएंगे, क्योंकि हर इस पे 2-2 रखे हमने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, लाइकेन बेटा जो पॉल्यूटेड एरिया होता है वहां पे ग्रो नहीं करता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्री है, इस ट्री पे क्या हुआ, लाइकेन ग्रो किया। इस लाइकेन पे एक मॉथ जो है वो आके ऐसा बैठ गया। तो ये डार्क बैकग्राउंड होने की वजह से डार्क वाला, या फिर लाइट बैकग्राउंड होने से लाइट वाला जो है हिडन हो जाएगा, जिसको कैमोफ्लैग कहते हैं। कई लोगों को इसका इस टर्म का मीनिंग नहीं समझता। हिडन कहते हैं बेटा, हिडन, हाइड हो जा रहा है मौत। ठीक है, उस बैकग्राउंड की वजह से वो हाइड हो रहा है और वो अपने आप का सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, और ये अंडरस्टैंडिंग बेटा सपोर्टेड करता है बाय फैक्ट दैट इन एरिया, कहां पे, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। रूरल एरिया में हम देखें तो वहां पे यदि हम काउंट करेंगे मेलानिक माउथ मौत, मींस ब्लैक कलर के मौत, तो उसके नंबर हमें कम मिलेंगे। ठीक है, वहां पे मिक्स पॉपुलेशन की हम बात करें तो जो बेटर एडाप्टेड रहेगा वो सरवाइव करेगा, वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। सिमिलर एग्जांपल्स यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पे हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का जो एग्जांपल्स है, मींस ये भी एक बेस्ट रिजल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेस्ट को मारने के लिए या हब्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हैं, तो वो पेस्ट ही आज रेजिस्ट हो गया। और यदि हम उस केमिकल का कंसंट्रेशन को बढ़ा के उस पेस्ट को मारेंगे तो ये तो रेजिस्ट हो गया, बट हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। समझे? तो ये जो रेजिस्टेंस वैरायटी जो आज आई है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मैन मेड एक्शंस। समझ में आ गया? तो ये भी बेटा एक एग्जांपल्स है। ठीक है, और एक दिन में नहीं होता, कई टाइम लग जाते हैं और उसके बाद ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बेटा एडाप्टिव रेडिएशन हम लोगों ने पढ़े थे, और एडाप्टिव रेडिएशन पे यदि हम आते हैं तो वही गैलापागोस आइलैंड पे जब ऑब्जर्व किया हमारे डार्विन ने जा करके, तो वहां पे कुछ अमेजिंग डाइवर्सिटी और क्रिएशंस देखने को मिला। पर्टिकुलर उनका इंटरेस्ट जो था स्मॉल ब्लैक बर्ड मॉथ, डार्विन फिंच के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो जो फिंच था उस पे इन्होंने ऑब्जर्व किए, और डार्विन ने वहां पे रियलाइज किए कि जो वैरायटीज जो देखने को मिली और जो बिग का साइज जो था वो डिफरेंट था, तो उसका रीजन क्या था। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चोंच वाले जो है आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिंचेस है, जो सेम आइलैंड जो था गैलापागोस आइलैंड, तो वो कैसे इवॉल्व हुए होंगे। तो जैसे जो थे तो पहले जो है सीड ईटिंग थे, सीड ईटिंग वाले को जैसे जैसे यहाँ पे खाना मिला, जैसे फूड मिला, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बीक जो है उसके साइज और शेप को बदल लिए। कुछ इंसेक्टिवरस थे, कुछ क्या है, वेजिटेरियन थे, कुछ इंसेक्ट को खाने वाले थे, और ऐसे अलग अलग जो है कैक्टस वाले थे, कुछ सीड वाले थे, कुछ फ्रूट थे। तो उसकी वजह से उनका बीक का साइज जो है वो क्या हुआ, बदल गया। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की, वो डिफरेंट स्पीसीज में पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो कि स्टार्ट एक पॉइंट से, जैसे नीचे हमने जो देखे जो एडाप्टिव रेडिएशन से एक सिंगल स्पीसीज है वो अलग अलग जगह पे जाने लगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें अलग अलग टाइप का इवोल्यूशन चेंजेस जो है देखने को मिला। बेस्ट एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्supials का है। नंबर ऑफ मार्supials एक ही जगह से जब अलग अलग जगह पे पहुंचे तो उसका एंसेस्टर स्टॉक से ही इवॉल्व हुए, बट नेचुरल कंडीशंस और आइलैंड वो सारी चीजें अलग अलग होने की वजह से उन्होंने अपने आप को कुछ अलग तरह से अडाप्ट कर लिए। ये डायग्राम, और इस डायग्राम की ट्रिक की हेल्प से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम याद कराया हूं।
कैसे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो ये वाला लेक्चर्स आप पास्ट लेक्चर्स को देखकर रिफर करेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट पैराग्राफ आज यहीं तक के देखेंगे, इसके आगे का पोर्शन फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे। बेटा कल कौन सा लाइन पूछे थे बाद में बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फिर हम बढ़ते आगे। चलो तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंट हैबिटेट था जिसमें हम लोगों ने देखिए, एक तो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन मार्supials और प्लेसेंटल मैमल्स, वो एक ही जगह से आए बट दो अलग अलग वैरायटी, दोनों अलग अलग होके एक ही जगह पे आए, तो उनका जो है स्ट्रक्चर बॉडी फंक्शन सेम हो गया। तो इसके पहले वाला तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बता रहा था, बट ये वाला जो एग्जांपल है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताएगा, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में वो एग्जिबिट करते हैं एडाप्टिव रेडिएशंस को, ठीक है, जो इवॉल्व होते हैं उसके अलग अलग वैरायटीज, बट सिमिलर, जैसे कि वॉल्फ और टेस्मेनियल वॉल्फ जो है जो कि मार्सुपियल्स है, ठीक है, ये या फिर कोई भी एग्जांपल देख लो यहाँ का आप, वो इस तरह के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या चीज, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बता रहा है, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है ये हम लोगों ने इसके पहले समझे। तो यहां तक के का एक पार्ट था बेटा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी के इसमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। मैं आप लोगों को वो वाला पार्ट जो है एक एक पार्ट क्लियर कर दूंगा। पर्सनल आप कॉल कर लीजिए, कॉल पे समझा, मैसेज कर लीजिए, मैसेज पे मैं समझा दूंगा, बट कॉल के लिए टाइम ले लेना, ठीक है। अदरवाइज इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आज का पार्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। फाइनली आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट टेस्ट में करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा।